हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपसे बहुत देर के बाद मुलाकात हो रही है क्योंकि मैं तकरीबन 2-3 महीने के बाद कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं ज़रा गायब हुआ था, लेकिन जो अभी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस हुई है न्यूजीलैंड में, या ख़राब परफॉर्मेंस आप कह लें, उसके बाद मुझे लगा कि कुछ बातें या कुछ थॉट्स जो मेरे जहन में हैं, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि अभी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा है फैंस की तरफ से, मीडिया के ऊपर भी, जो कि किसी हद तक जस्टिफाइड भी है। क्योंकि जो अभी पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज रही हैं उसको आप किसी भी हद तक जो है वो मतलब कि जस्टिफाई, उसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल है। तो कुछ 3-4 टॉपिक्स हैं जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। एक तो ये कि क्या पाकिस्तान की टीम में चेंजेस होने चाहिए, क्या आपकी कोचेज़ वगैरह इन चीज़ों में चेंजेस होने चाहिए, क्या पाकिस्तान को यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए। ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि मैं यहाँ पे शेयर करूँगा, और ये भी कि पाकिस्तान क्यों जो है वो टेस्ट में ख़राब परफॉर्म करता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि ये जो एक थ्योरी है कि आप नए प्लेयर्स को लेकर आएँ तो टीम ठीक हो जाएगी, ये ऐसा नहीं होता। टेस्ट क्रिकेट में आपको पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ता है। टेस्ट क्रिकेट गेम ही पेशेंस की है, और ये मैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, इसका T20 क्रिकेट या वनडे से कोई लेना देना नहीं है। आप दुनिया की जितनी भी टेस्ट टीम्स देख लें जो कि इस्टेब्लिश टीम्स होती हैं, वो एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर होती हैं। सिर्फ 1 या 2 यंगस्टर्स होते हैं जिनको कि आप सीनियर्स के साथ ग्रूम करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप सारे नए प्लेयर्स लें। अभी अगर आप पाकिस्तान की टीम देखें तो ऑलमोस्ट सब नए प्लेयर्स हैं। एज को आप छोड़ दें, आप उनका एक्सपीरियंस देखें। आप आबिद अली को देखें, 10 से कम टेस्ट मैचेस हैं। फवाद आलम को देखें, 10 से कम टेस्ट मैचेस हैं। हारिस सुहेल को देखें, 20 से कम टेस्ट मैचेस हैं। शान के 30 से कम टेस्ट मैचेस हैं। आपके पूरे बैटिंग ऑर्डर में अजहर अली सिर्फ एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 30 से ज़्यादा मैचेस खेले हुए हैं। इवन बाबर आजम भी अगर खेल रहे होते तो उनका भी 29 मैचेस का एक्सपीरियंस है। तो टेस्ट क्रिकेट में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काउंट करता है। बैट्समैन ख़ास तौर पे जो होते हैं वो मेच्योर होते हैं तकरीबन कोई 30-35 टेस्ट मैचेस खेलने के बाद। यही वजह है कि आप दुनिया के जितने भी ग्रेट प्लेयर्स देख लेंगे, उनकी अगर आप शुरू के 25-30 मैचेस में एवरेज देखेंगे तो आपको काफ़ी ख़राब नज़र आएगी। लेकिन क्योंकि वो सारे प्लेयर्स जब यंग होते हैं तो उनके आसपास सीनियर्स होते हैं, तो शुरू में उनकी एवरेज को इतना डिस्कस नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, इस टाइम जो दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है केन विलियमसन, उनकी 20 टेस्ट मैचेस के बाद सिर्फ 30 की एवरेज थी। तो लेकिन क्योंकि उनकी टीम में उस टाइम सीनियर्स मौजूद थे तो लोगों ने ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर बात नहीं की और वो आहिस्ता आहिस्ता इस्टेब्लिश हो गए। पाकिस्तान का मसला ये है कि सारे जो नए प्लेयर्स हैं वो एकदम से ला के टीम में डाल दिए हैं। मैंने जितने भी नाम लिए हैं, आबिद अली, हारिस सुहेल, फवाद आलम, ये इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस सब यंग प्लेयर्स हैं। इवन आपके जो कैप्टन थे अभी मोहम्मद रिजवान, मतलब कि 10 से कम मैचेस हैं और वो पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे थे। तो पाकिस्तान को पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए। ये कहना कि ये जो प्लेयर है उसकी ख़राब परफॉर्मेंस है, देखें अवे में वो कुछ नहीं कर रहा, तो इस टाइम पूरी दुनिया में एक भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जो कि ऑल कंडीशंस में परफॉर्म करता हो। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि आपको एक भी ऐसा बैट्समैन नहीं मिलेगा। मे भी किसी हद तक स्टीव स्मिथ, अगर तो आप ये समझते हैं कि उनकी 40 की एवरेज साउथ अफ्रीका में जो है वो एक्सेप्टेबल है, तो आप ये कह सकते हैं कि शायद वो एक इस लीग में आते हों, वरना करंटली दुनिया में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि हर कंडीशंस में जाके कंसिस्टेंटली रन करे। विराट कोहली के ऊपर एक फेज़ आया था 2016 टू 2018 जब ऐसा लगता था कि वो दुनिया में कहीं भी रन कर सकते हैं, लेकिन विराट कोहली की इस ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले जो लास्ट 10 अवे मैचेस थे उसमें उनकी 30 की एवरेज थी। इसी तरह दुनिया के बेतहाशा प्लेयर्स हैं जो कि ग्रेट प्लेयर्स हैं, और मैं इन प्लेयर्स को ये नहीं कह रहा कि ये अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं, ये सब अच्छे प्लेयर्स हैं। लेकिन अगर कोई प्लेयर 1-2 स्पेसिफिक लोकेशंस के ऊपर, वेस्ट इंडीज़ है या न्यूजीलैंड है या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड है, या अगर वहाँ पे वो बुरा खेल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बुरा प्लेयर है। ये सिर्फ सब कॉन्टिनेंट के अंदर या ख़ासतौर पर पाकिस्तान के अंदर एक कॉम्प्लेक्स है कि हम ये समझते हैं कि हमारे प्लेयर्स को बाहर जाके परफॉर्म करना है, जबकि इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड वो अपने प्लेयर्स के बारे में ऐसा नहीं सोचते। अब केन विलियमसन जो कि इस टाइम दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है और वो डिज़र्व करते हैं, और मेरा ख्याल है कि इस टाइम टेस्ट क्रिकेट में उस तरह का कोई कंप्लीट बैट्समैन नहीं है जिस तरीके से केन विलियमसन जो है वो खेल रहे हैं। लेकिन अगर आप उनकी एवरेजेस देखें कुछ कंट्रीज़ में, इंडिया में देखें या साउथ अफ्रीका में देखें, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे उनकी काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंसेस भी हैं। इसी तरह स्टीव स्मिथ को देख लें, उनकी एवरेज देखें, आप बांग्लादेश में उनकी देखें,
या इवन साउथ अफ्रीका में 40 की एवरेज ठीक है, वो दुनिया के स्टैंडर्ड के मुताबिक आप कह सकते हैं कि एक एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो उनका स्टैंडर्ड है कि वो 60 की एवरेज के प्लेयर हैं, तो आप देखेंगे किस हद तक फ़र्क आ जाता है। डेविड वार्नर को आप देख लें, उनकी आप दूसरी कंट्रीज़ में एवरेजेस देख लें, न्यूजीलैंड में, वेस्ट इंडीज़ में, इंडिया में 30 से कम मिलेगी, लेकिन ये फिर भी ग्रेट प्लेयर्स हैं, क्योंकि वहाँ का जो मीडिया है, वहाँ के जो लोग हैं, वो अपने स्पोर्ट्समैन की कदर करते हैं, उनको हीरो बना के पेश करते हैं। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आप एक आधा मैच हारते हैं तो जो वही जो प्लेयर्स हैं वो क्रिमिनल बन जाते हैं, जिस तरीके से मीडिया उनके साथ ट्रीट करता है या सोशल मीडिया के ऊपर उनको डिस्कस किया जाता है। तो पहली बात तो ये है कि आपको टेस्ट क्रिकेट में पेशेंस दिखाना होगा। शान मसूद के ऊपर बहुत सी बातें हो रही हैं कि जी उन्होंने 3 कंसेक्यूटिव डक्स की हैं, तो इसी बैट्समैन ने कुछ देर पहले 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज भी की थी। शान मसूद का कमबैक हुआ 2018 में, उसके बाद से लेके आप देखेंगे पाकिस्तान में वो सिर्फ जो है वो 3 मैचेस खेले हैं और उसमें श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने सेंचुरी की थी। उसके बाद इंग्लैंड के वहाँ पे भी उन्होंने 156 किया, साउथ अफ्रीका के वहाँ पे उनकी 40 की एवरेज थी। फॉर एन ओपनर उसमें कुछ इनिंग्स वो नंबर 3 पे खेले थे, लेकिन एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन के लिए साउथ अफ्रीका में 40 की अच्छी एवरेज है। ऑस्ट्रेलिया में गए तकरीबन 40 की एवरेज थी, विच इज़ ए गुड एवरेज अगेन। अगर आप इस टाइम दुनिया के जो जितने भी सक्सेसफुल ओपनर्स हैं, डीन एल्गर हो गए, करुणा रत्ने हो गए, आप इनकी भी अगर एवरेजेस देखें तो वो 40s के करीब हैं। पिछले 4-5 साल बहुत टफ रहे हैं फॉर बैटिंग। जो इस टाइम बॉलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, इसी वजह से हम देखते हैं कि ड्रॉ मैचेस भी जो है वो बहुत कम होते हैं। तो अगर एक बैट्समैन आपको 40 की एवरेज साउथ अफ्रीका में करके दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया में करके दे रहा है, तो अगर उसकी 1-2 जगहों के ऊपर बुरी परफॉर्मेंस है तो हमें इसके साथ पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा। यही जो है वो पूरी दुनिया करती है। मैंने आपको कई प्लेयर्स के एग्जांपल्स दी कि वो 30s या उनकी 20s या 30s में एवरेजेस होती हैं जब वो अपने घर से बाहर जाते हैं, लेकिन इट्स नॉट एन इंसल्ट फॉर द बैट्समैन। ये एक शुरू से चलता हुआ आ रहा है कि अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें तो बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने ऑल कंडीशंस में डोमिनेट किया है। मे बी सचिन तेंदुलकर एक ऐसे प्लेयर हों, ब्रायन लारा एक ऐसे प्लेयर हों, सुनील गावस्कर एक ऐसे प्लेयर हों जो अभी मेरे जहन में आ रहे हैं, वरना दुनिया के जितने भी प्लेयर्स हैं ग्रेट प्लेयर्स, वो जब कहीं ना कहीं जाते थे तो उनको इश्यूज होते थे। इवन रिकी पॉन्टिंग जो कि मेरा ख्याल है कि हमारी जनरेशन के शायद वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है, आप अगर उनके भी परफॉर्मेंसेस देखें इंडिया में तो वो इतनी कन्विंसिंग नहीं है। शेन वॉर्न को आप देखें, मे बी द ग्रेटेस्ट, नॉट मे बी फॉर श्योर द ग्रेटेस्ट स्पिनर इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट, आप उनके परफॉर्मेंसेस इंडिया में देखें या अगेंस्ट इंडिया देखें तो आपको उतनी कन्विंसिंग नहीं नजर आएंगी। डेनिस लिली वन ऑफ द ग्रेट फास्ट बॉलर्स, सब कॉन्टिनेंट में उनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्लेयर्स अच्छे नहीं थे, इनमें फ्लॉज नहीं थे। ये आजकल का बस एक आप कह लेंगे कल्चर बन गया है, क्योंकि एक्सेस है हर एक के पास इंटरनेट की चीज़ों को डिस्कस करने की, रिसर्च करने की, तो लोग कुछ स्पेसिफिक जो है वो लोकेशंस के या स्पेसिफिक प्लेसेस के नंबर्स ला के और डिस्कस करना शुरू कर देते हैं कि जी ये तो फजूल प्लेयर है, जबकि पूरी दुनिया में ये चीज़ नहीं होती। तो पहले तो आप इस चीज़ को समझें कि अगर कोई प्लेयर 1-2 जगहों के ऊपर बुरा खेल रहा है तो वो बुरा प्लेयर नहीं है। हमें उसको ओवरऑल जो है वो देखना होगा, उसको एक लंबा रन देना होगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि केन विलियमसन आफ्टर 20 मैचेस सिर्फ 30 की एवरेज थी और आज आप देखें कि वो दुनिया के नंबर 1 प्लेयर है। इवन बाबर आजम शुरू के 15-16 मैचेस में तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि टेस्ट क्रिकेट में रन्स कैसे करने हैं। वो खुद कहते थे कि मुझे समझ नहीं आती कि जब लाल बॉल आती है तो मेरे साथ क्या हो जाता है। आज आप देखें कि वो पाकिस्तान के नहीं, दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि चेंजेस की, तो चेंजेस आप अगर तो आपके पास पीछे की बहुत ज़बरदस्त टैलेंट आ रहा है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप प्लेयर्स को सिर्फ एक फर्स्ट क्लास सीज़न की बेस के ऊपर टीम में लेकर आएंगे, वही प्लेयर कल को बाहर जाएगा, फेल हो जाएगा, आप कहेंगे दोबारा चेंज कर दें, तो आपका ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा कि आपके प्लेयर्स 8-10 मैचेस खेल के बाहर होते जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि आपको कम से कम 25-30 मैचेस देना है प्लेयर को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो अभी आप देख लेंगे पाकिस्तान की करंट टीम में कितने प्लेयर्स ने जो है वो 20-25 मैचेस खेले हैं। फास्ट बॉलिंग की अगर हम बात करें तो उसमें आई थिंक पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, जो सिलेक्टर्स हैं, कोचेज़ हैं, दे वर हेल्पलेस, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। लास्ट ईयर हुआ ये कि आमिर ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी टेस्ट क्रिकेट से और वहाब रियाज ने भी अनाउंस कर दी, हसन अली इंजर्ड हो गए, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। तो यही एक ऑप्शन थी कि फिर आप यंगस्टर्स को मौका देते। आइडियल सिनेरियो नहीं था कि आपने शाहीन अफरीदी को 3 फर्स्ट क्लास मैचेस के बाद पिक कर लिया, नसीम शाह को 7 के बाद पिक कर लिया, मूसा को भी 6-7 मैचेस के बाद आपने पिक कर लिया। आइडियल सिनेरियो नहीं था,
लेकिन और कोई चारा नहीं था, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया के लिए सिलेक्शन हुई थी लास्ट ईयर, तो उस टाइम कायज़-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में जो बेस्ट बॉलर थे वो नसीम शाही थे। ताबिश खान की कुछ विकेट्स थी, लेकिन उस टाइम उनकी एवरेज कोई 40-50 की थी, क्योंकि लास्ट ईयर बॉल्स और पिचेस जो हैं वो चेंज हुई हैं। तो ऑब्वियसली जो पहले हम देखते थे कि बॉलर्स की एवरेज 15-15 की होती थी, वो अब एवरेज जंप करके जो है वो 30-40 तक चली गई है। तो हमें इस तरह के बॉलर्स चाहिए जो कि ट्रू पिचेस के ऊपर अच्छी बॉलिंग कंडीशंस में परफॉर्म कर सकें। अनफॉर्चुनेटली अभी वो प्लेयर्स नहीं आ रहे जो आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट की हालत थी पिछले 8-10 सालों में, वो बहुत ही ख़राब थी कि आपके ना तो बैट्समैन प्रोड्यूस हुए ना बॉलर्स प्रोड्यूस हुए। अब कायज़-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का स्टैंडर्ड बहुत बेहतर है पिछले 2 सालों में। हमने इस साल भी देखा कि बड़ी अच्छी हमें पिचेस देखने को मिली, लेकिन यहाँ से प्लेयर्स आते हुए थोड़ा टाइम लगेगा। 3-4 सीजन्स के बाद आपको रिजल्ट्स आना शुरू होंगे, और हमने ऑलरेडी देखा है कि साउथ शकील ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली हैं, कामरान गुलाम ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली हैं। लेकिन हमें एक ये चीज़ भी देखना होगी कि एक वो प्लेयर है जो कि 5-6 साल से परफॉर्म कर रहा है, और एक वो प्लेयर है जो कि सिर्फ एक सीज़न में परफॉर्म करता है। तो जो पहला राइट बनता है वो उस प्लेयर का है जो कि पिछले 5-6 साल से परफॉर्म कर रहा है। आबिद अली पिछले 5-6 साल परफॉर्म करके टीम में आए थे, तो अब एकदम से अगर आप उनको एक बुरी सीरीज़ की बेस के ऊपर बाहर कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती होगी। अभी हमने कायज़-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में एक स्टैट डिस्कस किया था कि पिछले 30 सालों में पाकिस्तान के पास 28 ऐसे प्लेयर्स आए हैं जो कि एक टेस्ट मैच खेल के बाहर हो गए, और पूरी दुनिया में कोई ऐसी टीम नहीं है जिसके पास 28 प्लेयर्स हों 30 सालों में जो कि एक मैच खेल के बाहर हो गए। उस्मान सलाहुद्दीन आप देखेंगे 5-6 साल से परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि 10 साल से परफॉर्म कर रहे हैं, उनको आपने एक मैच खिलाया तो बाहर हो गए। तो अगर अभी आपके स्क्वाड में कोई चेंजेस आती हैं तो वो उस बैट्समैन को या उस प्लेयर को आना चाहिए जो कि 8-10 साल से परफॉर्म कर रहा है, ना कि वो प्लेयर जो कि जिसने सिर्फ एक सीज़न में रन्स किए हैं और आप उसको फॉरेन टीम में ले आए। टेस्ट क्रिकेट में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काउंट करता है। पाकिस्तान के प्लेयर्स के पास टेस्ट क्रिकेट का तो दूर की बात है, फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस भी नहीं है। अगर आप हारिस सोहेल को देखें, पिछले 6 सालों में सिर्फ आई थिंक 16 या 17 वो फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। मैंने ट्वीट किया था इसके ऊपर, और वो सारे मैचेस तकरीबन पाकिस्तान के लिए, या टेस्ट मैचेस हैं या जो आपके जो साइड मैचेस होते हैं। कायज़-ए-आज़म ट्रॉफी में सिर्फ एक मैच खेले हैं। तो जब आपके प्लेयर्स को आदत ही नहीं होगी 4 डे क्रिकेट खेलने की, तो वो कैसे जो है वो टेस्ट क्रिकेट में जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि मैंने क्रिटिसाइज़ किया था अभी रिसेंटली पाकिस्तान की T20 टीम को, उनकी जो स्ट्रेटजी थी, उनकी जो सिलेक्शन थी। लेकिन टेस्ट क्रिकेट के साथ, टेस्ट जो आपकी टीम है, मेरी बहुत ज़्यादा सिंपैथीज़ हैं इस टीम के साथ। आई डोंट थिंक कि कुछ बहुत ज़्यादा ये ठीक कर सकते थे। इस टाइम पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो वो ऐसा ही हो रहा है कि अवे टूर्स के ऊपर कोई भी टीम परफॉर्म नहीं कर पाती। ये एक एक्सक्यूज़ नहीं है, बट ये इस टाइम दुनिया में क्रिकेट ऐसे ही खेली जा रही है। न्यूजीलैंड अभी जब ऑस्ट्रेलिया गई थी देवर थ्रैश 3-0, इंडिया गए थे देवर थ्रैश 3-0, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हुई हैं अवे भी रिसेंटली, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को हराया और न्यूजीलैंड में जाके श्रीलंका में जाके उन्होंने सीरीज़ बराबर की। लेकिन मोस्टली इस टाइम आप देखेंगे इंग्लैंड को अगर आप देखें तो उनके जो लास्ट जो 2 टूर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, 10 में से वो 9 मैचेस हारे हैं और 1 मैच ड्रॉ हुआ था। वो जिस पिच के ऊपर वो मैच ड्रॉ हुआ था, उस पिच को जो है वो वार्निंग मिली थी कि वरना शायद इंग्लैंड जो है वो वाली एशेस भी 5-0 हार जाता। तो हमें थोड़ा सा देखना होगा इस टाइम क्रिकेट की डायनामिक्स किस तरफ जा रही हैं। टेस्ट क्रिकेट उस तरीके से नहीं खेली जा रही जिस तरह की आज से 15-20 साल पहले खेली जाती थी, कि टीम्स पहले पहुंच जाती थी, 1 महीना तकरीबन वार्म अप मैचेस खेलती रहती थी, एक्लेमेटाइज होती थी, फिर टेस्ट क्रिकेट खेलती थी। अब जो है वो ऑब्वियसली 3 फॉर्मेट्स हैं, लोगों का फोकस T20 क्रिकेट के ऊपर है ज़्यादा, प्लेयर्स का फोकस T20 क्रिकेट के ऊपर है। तो इन सब चीज़ों को देखना है। टेस्ट क्रिकेट को अगर आपने ठीक करना है तो थोड़ा पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा। अब अगली बात है कोचेज़ की। तो मैंने जैसे आपको पहले कहा कि पाकिस्तान का जो T20 क्रिकेट में अगर आप कहें कि पाकिस्तान को चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है तो आई विल बी विद यू, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ऑनेस्टली आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। कुछ सिलेक्शंस, एक आधी सिलेक्शन या कुछ टेक्निकल डिसीजंस, जिस तरह के शायद अगर यासिर शाह को ही क्राइस्ट चर्च में खिलाया जाता, क्योंकि उन्होंने पहले टेस्ट मैच में अच्छी बॉलिंग की थी। न्यूजीलैंड में अगर कोई स्पिनर 3 आउट कर रहा है तो इट्स ए गुड परफॉर्मेंस, क्योंकि न्यूजीलैंड में आपको नहीं नज़र आएगा कि स्पिनर्स जो है वो 5 आउट करेंगे। यहाँ पे 3-4 विकेट्स लेना भी एक अचीवमेंट है। तो वो शायद एक थोड़ी सी गलती हुई, लेकिन ये हर मैनेजमेंट में इस तरह के जो डिसीजंस हैं वो होते रहते हैं। हम एक्चुअली भूल जाते हैं कि आपके पहले जो आपका सेटअप था उसमें जो है वो क्या हो रहा था।
तो अभी अगर हम ये सोच रहे हैं कि अगर आप कोचेज़ को चेंज कर देंगे तो पाकिस्तान की टीम ठीक हो जाएगी, तो ये तो हमने तब भी सोचा था जब यही कोचेज़ पिछले साल आए थे, क्योंकि उससे पहले आप साउथ अफ्रीका में सीरीज़ 3-0 हारे थे। आप अपने होम ग्राउंड में सीरीज़ नहीं हारते थे। श्रीलंका ने आपको यूएई में आके 2-0 हराया, न्यूजीलैंड ने आपको यूएई में आके 2-1 हराया, पाकिस्तान न्यूजीलैंड गया 2-0 हारा, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया 3-0 हारा। तब तो ये कोचेज़ या मैनेजमेंट नहीं थी। वनडे सीरीज़ को आप देखें, पाकिस्तान इंग्लैंड गया 4-0 हारा, उससे पहले 2016 में इंग्लैंड गए 4-1 हारे, न्यूजीलैंड में आप गए तो आप वहाँ पे 5-0 सीरीज़ हार गए थे वनडे सीरीज़। तो आपकी परफॉर्मेंसेज ये 5-0 3-0 तो ये 4-5 साल से चलता हुआ आ रहा है। तो ये अगर आप सोचेंगे कि कोचेज़ को चेंज कर दें तो ये थोड़ी सी ज़्यादती है, क्योंकि आप जब एक किसी को लेकर आते हैं, आपने उसको कहा जी कि 2-3 साल का टाइम आपके पास है, 1 साल के बाद अगर आप चेंजेस करना शुरू कर देंगे तो आई डोंट नो कि आपकी चीज़ें जो है वो किस तरीके से ठीक हो सकती हैं। बाकी ऑब्वियसली कुछ जिस तरह मैंने आपको कहा कि सिलेक्शंस के हवाले से या जो कुछ टेक्निकल डिसीजंस हैं वो ऑब्वियसली हमेशा बेहतरी की तरफ जाते हैं, लेकिन दुनिया की कोई भी टीम हो वो इस तरह की डिबेट्स होती रहती हैं कि किसको खेलना चाहिए किसको नहीं खेलना चाहिए। छोटे मोटे जो डिसीजंस हैं वो होते रहते हैं, कोई मेजर फ्लॉज नहीं होने चाहिए, जो कि मुझे भी पाकिस्तान की T20 टीम में नज़र आ रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान की T20 टीम की स्ट्रेटजी को क्रिटिसाइज़ करेंगे तो मैं उसमें एग्री करूँगा कि ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें जो है उसमें गलत हो रही हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान को ज़्यादा कर सकता था। ऑब्वियसली पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल तक नहीं जा सकेगा, इवन दो कि पाकिस्तान की जो अगली सीरीज़ है वो साउथ अफ्रीका के साथ है। अगर पाकिस्तान जीत भी जाता है तो चांसेस नहीं है, लेकिन अगला जो पाकिस्तान का साइकिल होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उसमें पाकिस्तान की जो अवे सीरीज़ हैं वो आसान है और जो होम सीरीज़ हैं वो मतलब कि उन टीम्स के साथ हैं जो कि इन कंडीशन में स्ट्रगल करती हैं। जैसे कि पाकिस्तान को इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान में खेलना है, और अवे में पाकिस्तान के पास श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़ एंड आई थिंक शायद बांग्लादेश हैं। तो वो एक एक इंटरेस्टिंग साइकिल होगा। तो मेरा ख्याल है कि अभी ये जो आपने अगर इन कोचेज़ को आप लेकर आए हैं, आपने इनको बोला था कि 3 साल तक आप कोचेज़ हैं, तो आपको इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। ख़ासतौर पर टेस्ट क्रिकेट के हवाले से T20 क्रिकेट में आप ऑब्वियसली कुछ नए आइडियाज़, कुछ नई चीज़ों को जो है वो ट्राई कर सकते हैं, नए प्लेयर्स को आप ट्राई कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान कर भी रहा है। तो आई थिंक काफ़ी लंबी गुफ्तगू हो गई है। मैंने कभी शायद इतना लंबा व्लॉग नहीं बनाया था या इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स इकट्ठे हुए थे, तो उन सब के ऊपर होपफुली बात हो गई होगी। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और नया टॉपिक आपसे डिस्कस करूं तो वो भी आप कमेंट में मुझे बताएं। और अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हैं तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और लिंक को शेयर करें। आपसे दोबारा मुलाकात होगी।